हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर है, जो समसामयिक घटनाएं हैं, जो कि टॉप न्यूज है, उन सब को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। और इस हफ्ते की उन सारी न्यूज पर हम इसमें चर्चा करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम जिस न्यूज पर जाएंगे वो न्यूज है ग्रही सुरक्षा के क्षेत्र में इसरो का कदम। ये जो है इस हफ्ते काफी चर्चा में ये विषय रहा। अब ये मामला क्या है? मामला ये है कि पृथ्वी जो हमारा ग्रह है उसके उसके ऊपर हमेशा कुछ आकाशीय पिंडों का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, और ऐसे आकाशीय पिंडों को हम लोग क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड के नाम से जानते हैं। आपको पहले भी पता है कि ऐसे ही एक एस्ट्रॉइड, ऐसे ही एक पत्थर के टुकड़े जो कि पृथ्वी से टकराया, और उस टकराने की वजह से ये माना जाता है कि पृथ्वी पर डायनासोरों का नाश हो गया। तो ऐसी घटना फिर से पृथ्वी पर ना हो, और इस बार तो हम लोग हैं, अब इस बार तो डायनासोर है नहीं, इस बार तो हम लोग हैं, मनुष्य जाति है। तो ऐसा ना हो कि कोई क्षुद्र ग्रह, कोई एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकरा जाए, और पृथ्वी से टकराने के बाद हमारी पृथ्वी पर पूरी तरीके से यहां पर जनजीवन जो है वो खत्म हो जाए, या फिर यहां पर मानवता नष्ट हो जाए। तो ऐसा खतरा ना हो, ऐसा खतरे से हम बच सके, तो उसके लिए क्या है कि बहुत सारे जो स्पेस एजेंसी है, चाहे वो नासा है, चाहे यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, या जो दुनिया के अन्य एजेंसियां हैं, वो अलग अलग तरीके से प्लान बना रही हैं कि कैसे ऐसे क्षुद्र ग्रहों, कैसे ऐसे एस्ट्रॉइड के खतरे को टाला जा सके। तो उसी दिशा में भारत का जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अब नए प्रयास शुरू करने जा रहा है, कुछ नई प्लानिंग शुरू करने जा रहा है, कुछ नई योजनाएं बनाने जा रहा है, जिससे कि इन क्षुद्र ग्रहों को से निपटा जा सके, इन क्षुद्र ग्रहों को धरती के टकराने से पहले ही कुछ ऐसा किया जा सके कि ये क्षुद्र ग्रह धरती से ना टकराएं। तो इसी पर क्या हो रहा है कि अब इसरो ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है, और इसे क्षुद्र ग्रह दिवस 2024 जो मनाया गया, उसी दिन इसका प्लान जो है वो बनाने की शुरुआत की गई। बेंगलुरु में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें इसरो के वैज्ञानिक थे, इसरो के चेयरमैन थे, सबने इस बारे में चिंता व्यक्त की कि क्या कभी कोई एस्ट्रॉइड अगर धरती से टकराए तो क्या हमारे पास कोई प्लान है इससे निपटने का, इसरो इसमें किस तरह से प्रयास कर सकता है। इन सब बातों पर चर्चा हुई, और कुछ प्लान आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बनाने पर काम अब किया जाना शुरू हो रहा है। ठीक है। अब और साथ ही साथ इसमें यह भी प्लान किया गया कि जैसे अन्य देश, अन्य जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, वो कौन से प्लान पर काम कर रही हैं, हम उनके साथ भी कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ भी सहयोग करेंगे, और मिलकर धरती के इन खतरों से धरती को बचाने का प्रयास करेंगे। तो इन सब बातों पर इस हफ्ते काफी चर्चा हुई है। तो यही आज इस हफ्ते करंट अफेयर्स में रहा है। तो अब बात यह आती है, क्या सर हाल फिलहाल में कोई ऐसा एस्ट्रॉइड है, कोई ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो कि हमारी धरती के लिए खतरा बन सकता है? तो यह बात आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे एस्ट्रॉइड, ऐसे हजारों ऐसे एस्ट्रॉइड हैं जो धरती के आसपास घूमते रहते हैं, धरती से कुछ लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरते रहते हैं। यह होता रहता है, लेकिन उससे धरती को बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। एस्टिमेटेड जो सबसे अभी करंट में, जो हाल फिलहाल में जो सबसे खतरनाक एस्ट्रॉइड है, जो सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रह है जो धरती से टकरा सकता है, जिससे धरती के टकराने की संभावना है, उसका नाम है अपोफिस। अपोफिस नाम है उस एस्ट्रॉइड का। ये जो अपोफिस एस्ट्रॉइड है, ये लगभग 450 मीटर बड़ा है, 450 मीटर लंबा ये एस्ट्रॉइड है। और ये 450 मीटर को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये इतना बड़ा है कि हमारे एफएल टावर से भी काफी बड़ा है। एफएल टावर जबकि 324 मीटर लंबा है, जबकि हमारा ये जो अपोफिस है वो 450 मीटर लंबा है। तो ये जो अपोफिस है, यही अभी हाल फिलहाल में सबसे बड़ा खतरा है पृथ्वी के लिए, जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये
2029 में 2029 में यह धरती के सबसे करीब से गुजरेगा। लगभग कितने करीब से? लगभग 32,000 किलोमीटर के करीब से यह गुजरेगा। और 32,000 अगर एस्ट्रोनॉमिकल एक उसमें दूरियों में अगर हम लोग देखें, अगर ब्रह्मांडी दूरियों की बात करें तो उसके हिसाब से 32,000 कुछ भी नहीं होता। हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन दूर संचार सैटेलाइट होते हैं वो भी 36,000 से ऊपर जो है उड़ान भरते हैं। तो अगर ये 32,000 किलोमीटर की दूरी से हमारे पृथ्वी की सतह से गुजरेगा तो ये एक बहुत करीब से गुजरना माना जाएगा और एक बहुत बड़ा खतरा माना जाएगा। मतलब थोड़ी सी भी अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई या हमारे जो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने इसको थोड़ा सा भी अगर कुछ इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया तो ये पृथ्वी से टकराकर पूरी की पूरी पूरे के पूरे जीवन को इस धरती से खत्म कर सकता है। ये इसके अंदर ताकत है। तो इसलिए ये अभी हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ा खतरे वाला एस्टेरॉयड है वो अपोफिस है, जो 450 मीटर लंबा है। साथ ही साथ 2026 में सबसे करीब से गुजरेगा। इसे खुली नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और अगर ये गुजर गया और पृथ्वी से नहीं टकराया तो फिर 2036 में ये वापस आएगा, पृथ्वी के बिल्कुल करीब से गुजरेगा। तो ये 2029 में भी खतरा है और 2036 में भी अपोफिस हमारे लिए खतरा है। और इसके पृथ्वी से टकराने की जो संभावना है वो 2.7% ही मात्र है। लेकिन इसके बावजूद भी ये सबसे बड़े खतरों में से माना जा रहा है, क्योंकि 2.7% का भी रिस्क हम अपनी पृथ्वी के साथ नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी, मैंने जैसा बताया कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो यह हमारी धरती को नष्ट कर सकता है। आई बात समझ? तो इस तरीके से अपोफिस की बात की जा रही। तो अभी दुनिया भर में, पूरी दुनिया में अपोफिस से निपटने के लिए, अपोफिस को समझने के लिए, उसकी जो ट्रैजेक्टरी है, कैसे वो गुजर रहा है, उसको समझने के लिए बहुत सारे ऐसे जो स्पेस एजेंसियां हैं नए नए तरीके के मिशंस भेज रही हैं। उसको समझने के लिए यान भेजे जा रहे हैं जिससे इसकी ट्रैजेक्टरी को समझा जा सके, किस चीज से बना हुआ है उसे समझा जा सके। ठीक है, इसके मान में कोई परिवर्तन तो भविष्य में नहीं होगा, इसको समझा जा सके। इसके लिए अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो अलग अलग यान भेज रही हैं इसको समझने के लिए, इसकी प्रकृति को समझने के लिए, इसकी पृथ्वी पर जो खतरा है इसे टकराने को, उसको समझने के लिए। तो ऐसा ही मिशन अभी हाल फिलहाल में अमेरिका ने भेजा है, अमेरिका के नासा ने भेजा है। तो नासा ने जो मिशन भेजा है उसका नाम है ओसिरिस एपेक्स नाम दिया है। क्या नाम दिया है? ओसिरिस एपेक्स नाम दिया है, जिसका फुल फॉर्म है ऑरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी अपोफिस एक्सप्लोरर। तो ये एक तरीके का यान है जो कि इस अपोफिस का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है, अपोफिस को समझने के लिए भेजा गया है, जिससे कि हम अपोफिस के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकें और इसके धरती पर पर ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है उसको समझ सकें। इसके अलावा अभी मतलब आप ये समझें कि 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, अभी जो इस यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष जो एजेंसी है, उसने एक नया मिशन इसी तरीके से अपोफिस को समझने के लिए भेजने का ऐलान किया है, जिसका नाम है रामसेस नाम दिया गया है। रामसेस का फुल फॉर्म है रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी का एक यान होगा जो कि अपोफिस को समझने के लिए भेजा जाएगा, और इसको तो ऑलरेडी नासा ने भेज दिया है। तो नासा ने और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने अपोफिस पर काम कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से मतलब उस पर रिसर्च करने का काम कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो धरती के लिए खतरा है कि नहीं है, अगर है तो उसको कैसे टाला जाए, उस पर काम किया जा रहा है। अब इसरो भी इस पर काम करने के लिए कुछ नई कार्य योजना बनाने जा रहा है, जिसका भविष्य में आपको पता चलेगा। तो होप कि ये न्यूज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि क्यों ये चर्चा में काफी रहा है इस हफ्ते। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के बारे में, ईईजी के बारे में। असल में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो है वो एक तरीके का टेस्ट है जिसमें हम लोग कई तरीके की जो मानसिक बीमारियां होती हैं, जो न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस होती हैं, उन डिसीजेस को समझने का प्रयास करते हैं, मेंटल डिसीजेस जो होती हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो एक प्रकार का ये एक टेस्ट है, एक प्रकार का ये एक तरीके से कह सकते हैं निदान, यानी कि डायग्नोसिस, बीमारियों को का पता लगाने का एक तरीका है, जिसे ईईजी के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी है। ये क्यों चर्चा में इस बार रहा है? क्योंकि इस इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के आविष्कार के 100 वर्ष पूरे हो गए
इस साल। तो 100 वर्ष पूरे होने की के उपलक्ष्य में इस बार इसको मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि इसने मेंटल डिसीजेस को यानी मानसिक रोगों को समझने में एक बहुत बड़ा योगदान पिछले 100 सालों में दिया है। तो इस हफ्ते इस पर काफी चर्चा रही, क्योंकि इसके 100 साल पूरे हो गए इसके आविष्कार के लिए। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी जो ये टेस्ट है, या फिर ये कह सकते हैं कि डायग्नोसिस यानी बीमारियों का पता लगाने का एक जो तरीका है, इसमें एक तरीके से कैपिंग कर दी जाती है, और इसमें जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स जो है वो आप ये जो पूरा का पूरा सेटअप होता है, इसे इंसान के जो है दिमाग पर यानी उसके स्कल पर जो है वो पहना दिया जाता है, और इससे जो है बहुत सारी इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रोड्स निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रोड जो है वो निकलकर कंप्यूटर से इनको कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि इनके ब्रेन में यानी जो मरीज होता है उसके ब्रेन में जो वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल वेव्स उत्पन्न होती हैं, उनको यहाँ पर कंप्यूटर पर उनको देखा जाता है, और उसी से फिर बीमारियों का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो किन किन चीजों किन किन बीमारियों में इनका इलाज होता है, इसका उपयोग होता है, तो मिर्गी के निदान में यानी मिर्गी का पता लगाने में, इसके अलावा एनेस्थीसिया के प्रभावों की निगरानी करने में, जब किसी भी इंसान को सर्जरी की जाती है तो सर्जरी करने के दौरान जब उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसको बेहोश किया जाता है, तो उसके बेहोशी वो बेहोश हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, और उस वक्त उसका जो है ब्रेन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बेहोशी की हालत में उसको कोई खतरा ना हो, वो कहीं कोमा में ना चला जाए, ऐसी स्थिति का पता लगाने के लिए जब किसी की सर्जरी करते हैं और उसे बेहोशी की दवा देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, तो उनके प्रभावों की निगरानी में भी इसका उपयोग किया जाता है। नींद के पैटर्न का अध्ययन करने में इसका उपयोग किया जाता है। कोई इंसान कोमा के दौरान कैसी उसका ब्रेन उसका काम कर रहा है, जब वो कोमा में चला जाता है तो उसका ब्रेन किस तरह से काम करता है, उसका पता करने में। इसके अलावा ब्रेन डेथ की पुष्टि करने में, यानी कोई इंसान जब मृत हो जाता है तो अगर उसका हार्ट लंग्स हो सकता है काम भी कर रहे हो, लेकिन हो सकता है ब्रेन काम करना बंद कर दे, तो याद रखिएगा किसी भी व्यक्ति के मृत होने का जो उसको मृत तभी घोषित किया जाता है जब उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। अगर उसके बॉडी के अदर ऑर्गन काम भी कर रहे हैं लेकिन उसका ब्रेन काम करना अगर बंद कर चुका है तो उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है, फिर वो मृत घोषित कर दिया जाता है। हाँ, अगर उसका ब्रेन काम कर रहा है और बाकी ऑर्गन अगर काम करना बंद कर चुके हैं या कम काम कर रहे हैं तो हो सकता है उसको तब तक उसको जो है वो डेड घोषित नहीं किया जाता, तब तक उसको बचाने का पूरा प्रयास किया जाता रहता है कि उसको बचाया जा सकता है। लेकिन अगर ब्रेन डेड हो गया तो उसके बाद उसको इंसान को मृत घोषित कर दिया जाता है। तो कोई इंसान ब्रेन डेड हो चुका है, इस चीज की पुष्टि करने में भी हम लोग ईईजी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मानसिक रोग, एल्जाइमर है, पार्किंसन है, या फिर इस तरीके के सिजोफ्रेनिया, बहुत सारी ऐसी मानसिक बीमारियां या तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियां हैं, उनके रोगों के निदान, उनकी डायग्नोसिस में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो न्यूज पर पहुंचते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रोग इस हफ्ते काफी चर्चा में रहा, क्योंकि अब माइटोकॉन्ड्रियल जो डिजीजेस हैं उनके बारे में डायग्नोसिस करने की बात पूरी दुनिया में चल रही है कि माइटोकॉन्ड्रियल जो डिजीजेस हैं उन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस की डायग्नोसिस यानी उसका पता लगाया जा सके और उनका इलाज किया जा सके। तो ये काफी चर्चा में इस हफ्ते रहा। तो इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझने की बात है। होता क्या है कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, अब इस पूरे मामले को आप अच्छे से समझिए कि होता क्या है कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में एक अंग पाया जाता है जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये बात तो आपको पता है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया में समझिएगा इस बात को, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो मुख्यतः जो है हमारे शरीर के जो रेस्पिरेशन यानी कि हमारी जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो असल में माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। अब श्वसन की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि जो हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं, जब हमारे शरीर में खाना जो है पच जाता है, हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है, तो उस भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा प्राप्त
प्राप्त होती है वही ये प्रक्रिया यानी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग श्वसन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? श्वसन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। और ये जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां मौजूद होता है? कोशिका में मौजूद होता है। इसका मतलब हमारी कोशिकाओं में जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा असल में श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ही मिलती है। और ये श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि कोशिका में मौजूद होता है तो कुल मिलाकर हमारी कोशिकाएं अगर जीवित हैं और जीवन के लिए अगर उनको ऊर्जा चाहिए तो वो ऊर्जा किसकी वजह से मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही मिल रही है। तो इसका मतलब तो बहुत बड़ी बात है भैया, दुनिया में कोई भी काम बिना ऊर्जा के तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ये तो बात आपको पता ही है। तो दुनिया में कोई भी काम बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता। हमारा शरीर भी बिना ऊर्जा के कार्य नहीं कर सकता। और शरीर बना किन चीजों से है? कोशिकाओं से। तो इसका मतलब हमारे शरीर की जो शरीर कार्य कर रहा है वो असल में कोशिकाओं के कार्य की वजह से कार्य कर रहा है। अगर शरीर की कोशिकाएं जीवित हैं तो हम भी जीवित हैं, क्योंकि हमारे हर चीज तो कोशिका, हमारा पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? कोशिका से बनी हुई है। तो अगर हम जीवित हैं, ठीक है, तो किसकी वजह से जीवित है? क्योंकि हमारी कोशिकाएं जीवित हैं। और कोशिकाएं क्यों जीवित हैं? क्योंकि उनको ऊर्जा मिल रही है। और वो ऊर्जा कैसे मिल रही है? वो ऊर्जा हमारी कोशिकाओं में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है जो हमारे कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। और हमारी कोशिकाएं जब इस ऊर्जा की वजह से जीवित होती हैं तो हम भी, क्योंकि हम कोशिकाओं से बने हैं, तो हम भी जीवित होते हैं। ठीक है, तो हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा सार है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में छिपा हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, बिल्कुल बात सही है। तो कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि जो महिलाएं होती हैं, समझिएगा इस बात को, जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं का जो अंडाणु होता है, ठीक है, महिलाओं का जो अंडाणु होता है, यानी कि जो अंडाणु वाली जो कोशिका होती है, ये कोशिकाएं कुछ महिलाओं में दुनिया में कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके जो अंडाणु कोशिका होती है, उस अंडाणु कोशिका का जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। कई कारण होते हैं, उसकी वजह से ये खराब हो जाता है। तो अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, मान लीजिए कोई महिला है मान लीजिए, तो उस महिला का जो अंडाणु की कोशिका है, अगर उसका माइटोकॉन्ड्रिया किसी वजह से खराब हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस अंडाणु की श्वसन प्रक्रिया सही ढंग से नहीं होगी। यानी इस अंडाणु कोशिका में श्वसन प्रक्रिया सही ढंग से नहीं होगी। और अगर श्वसन प्रक्रिया ढंग से नहीं होगी तो ये अंडाणु क्या होगा? ये अंडाणु जब शुक्राणु के साथ निषेचित होगा तो ये इसका निषेचन ही सही ढंग से नहीं होगा। ठीक है, निषेचन ही सही ढंग से नहीं होगा। तो अगर श्वसन की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं चलेगी इस अंडाणु में, तो सबसे पहला इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? निषेचन, यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस में निषेचित ही नहीं करेंगे। और निषेचित नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये अपने बच्चे को, यानी ये महिला अपने बच्चे को निषेचन के बाद, मतलब जब निषेचित अंडा निषेचित ही नहीं होगा तो बच्चा बनेगा नहीं, और बच्चा बनेगा नहीं तो बच्चे को ये जन्म ही नहीं दे पाएगी। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस दुनिया में जिनके अंडाणु का माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं, उसकी वजह से खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर श्वसन की प्रक्रिया यानी ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया उस कोशिका में नहीं हो पाती, जिसकी वजह से निषेचन नहीं हो पाता अंडाणु और शुक्राणु का, और जिसकी वजह से ऐसी महिलाएं अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। या फिर कभी अगर मान लीजिए निषेचन हो भी गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो इनके बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे बच्चों को कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि लीग सिंड्रोम। क्या हो जाती है? लीग सिंड्रोम नाम की बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसे बच्चे जिनकी मां के अंडाणु का माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं होता, खराब हो जाता है, तो अगर उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनको लीग सिंड्रोम हो जाता है। और लीग सिंड्रोम में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो बच्चे का जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, उनमें
श्वसन की दिक्कतें आ जाती हैं, उनके शरीर में जो है वो सांस लेने में दिक्कत होती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, बच्चा जो है मानसिक रूप से जो है वो कमजोर हो जाता है, ब्रेन का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता, मानसिक तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं सही से विकसित नहीं कर पाती हैं, और फाइनली ऐसे बच्चे जो हैं वो मृत हो जाते हैं, कुछ वर्षों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मतलब ये बात समझिए बच्चों कि अगर कोई महिला इस दुनिया में ऐसी है जिसके अंडाणु के माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सही नहीं है, खराब हो गए हैं या किसी वजह से उनमें दिक्कत आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में जो उनके अंदर श्वसन की प्रक्रिया यानी ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी ऐसे अंडाणुओं के अंदर, जिसकी वजह से या तो निषेचन ही नहीं होगा, तब भी बच्चे को ये जन्म नहीं दे पाएगी ये महिला, और अगर निषेचन हो भी गया अंडाणुओं यानी ये अपने पार्टनर के साथ उसके स्पर्म के साथ अगर इसके अंडाणु का निषेचन हो भी गया, तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चे इसके पैदा होंगे वो लीग सिंड्रोम नाम की बीमारी या ऐसी और अन्य बीमारियों से पीड़ित होंगे, जिसकी की वजह से कुछ दिनों के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो मतलब एक तो या तो बच्चे को ऐसी महिलाएं जन्म ही नहीं दे पाएंगी, और अगर जन्म दे दी तो ऐसे बच्चे जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या किया जाए? तो अब ये किया जाए कि ऐसे जो महिलाएं थी वो हमेशा अपने बच्चों के बिना ही रह पा, मतलब बच्चों को जन्म ही नहीं दे पाती थी, हमेशा उनके अंदर जो इस तरीके का बांझपन का शिकार हो जाती थी, जिसकी वजह से वो मानसिक और सामाजिक हर तरीके से उनका उत्पीड़न होता था। तो ऐसी महिलाओं के लिए एक बड़ा योगदान मतलब एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है एक माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी है इसको विकसित किया गया है, ये अभी शुरुआती फेज में है, लेकिन ये ऐसी महिलाओं को भी बच्चे जन्म देने का जो है एक तरीके से कह सकते हैं सौभाग्य दे सकती है। अब इसमें होता क्या है? होता यह है कि ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए कोई ऐसी महिला है, ठीक है, कोई ऐसी महिला है, मान लीजिए ये महिला है, और ये महिला इसके अंडाणु जो हैं वो कैसे हैं? जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छे नहीं है, यानी कि बहुत अच्छे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है, यानी कि खराब माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर मौजूद है। तो खराब माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर मौजूद है, ये मान लीजिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती क्या है? तो मान लीजिए खराब माइटोकॉन्ड्रिया है और इसका जो हस्बैंड है या इसका जो पार्टनर है जो इसके साथ बच्चे पैदा कर रहा है, तो इसका जो शुक्राणु है वो स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है कि इन शुक्राणुओं को इस अंडाणु के साथ क्या किया जाता है? निषेचित कराया जाता है लैब के अंदर। तो लैब के अंदर, ठीक है, यानी प्रयोगशाला के अंदर, ठीक है, प्रयोगशाला के अंदर क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल तरीके से यानी कृत्रिम रूप से इस अंडाणु को इस शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है, ठीक है, इसके पार्टनर के शुक्राणु के साथ इस महिला के अंडाणु को निषेचित किया जाता है। अब अगर निषेचित हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो मतलब स्पर्म और ओवम आपस में निषेचन होने के बाद जो निषेचित अंडा होता है, उस निषेचित अंडे में आपको पता है, ठीक है, ये जो निषेचित अंडाणु है इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है खराब है, ये आगे बच्चे को या बच्चे के अंदर भ्रूणी विकास नहीं हो पाएगा, या भ्रूणी विकास हो गया तो बच्चा जो पैदा होगा उसे लीक सिंड्रोम हो जाएगा। तो इस निषेचित अंडाणु के माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि इसका माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं है, क्योंकि इस महिला का माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं है, तो इस निषेचित अंडाणु के जो खराब माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है। अब कैसे रिप्लेस किया जाता है? इसके लिए एक दूसरी महिला का सहारा लिया जाता है, एक दूसरी महिला जो कि स्वस्थ अंडाणुओं का उत्पादन करती है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्वस्थ है। तो एक दूसरी महिला के हम अंडाणु को लेते हैं, ठीक है, एक दूसरी महिला के अंडाणु को लेते हैं, और इसके अंदर जो हेल्दी, इसके अंदर क्या है? स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर क्या है? स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब किया क्या जाता है कि ये जो महिला है, इस महिला का जो अंडाणु का जो स्वस्थ अंडाणु है, उस अंडाणु का जो केंद्रक होता है उसको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, केंद्रक को
बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि केंद्रक की हमें जरूरत नहीं है इसके, ठीक है, क्योंकि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं इस महिला के, और हमें इस महिला के गुणसूत्र नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, इस केंद्रक को बाहर निकाल दिया, केंद्रक को बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा, इस स्वस्थ ये जो अंडाणु है इसके अंदर सिर्फ स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया बचा। अब इस स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सॉरी, ये जो स्वस्थ अंडाणु है जिसके अंदर स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया है, जो इस महिला का है, ठीक है, इसके अंदर से इसके केंद्रक को हमने बाहर निकाल दिया, इसके सारे गुणसूत्रों को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये खाली हो गया। अब खाली हो गया तो ये जो निषेचित अंडाणु है जो कि इस महिला और पुरुष से तैयार है, ठीक है, इस निषेचित अंडाणु के जो केंद्रक होगा जिसके अंदर इसके 23 गुणसूत्र और इसके 23 गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र मौजूद है, 23 गुणसूत्र पिता के, 23 गुणसूत्र माता के। तो इन 23 गुणसूत्रों से बने हुए निषेचित अंडाणु के केंद्रक को हमने इस महिला के, इस वाली महिला के अंडाणु में इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको यहां पर प्रत्यारोपित कर दिया, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, यहां पर इसको ट्रांसफर कर दिया गया। अब अगर ट्रांसफर कर दिया गया तो फाइनली एक ऐसा अंडाणु तैयार हो गया जिसमें इस महिला का, ठीक है, जिसमें इस महिला का, किस महिला का, ये वाली महिला जो है, इस महिला का और इस पुरुष का केंद्रक मौजूद है, यानी कि इसके 23 और 23 इसके 46 गुणसूत्रों वाला केंद्रक मौजूद है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और जो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, जो स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, वो स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया किसका मौजूद है, ये स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया इस महिला का मौजूद है। तो इसके अंदर अस्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया था, हमने इस अस्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया का उपयोग नहीं किया, बल्कि इसके केंद्रक को निकालकर मैंने इसमें रिप्लेस कर दिया जिसमें स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया था। तो जो इसका अंडाणु था, तो फाइनली जब इसके अंदर स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है तो फाइनली इसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न सही ढंग से होगी, और जब ऊर्जा सही ढंग से होगी तो इसमें विभाजन भी सही ढंग से होगा, विभाजन सही से ढंग से होगा तो फाइनली क्या होगा, कुछ दिन के बाद ये विभाजन होते होते ये जो अंडाणु होगा इसके अंदर विभाजन होगा, एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और ऐसे किस तरीके से विभाजन होगा, फिर ये भ्रूण बन जाएगा। और ये सारा काम कहां हो रहा होगा, लैब के अंदर। और फिर इस भ्रूण को हम क्या करेंगे, इस मां के अंदर प्रत्यारोपित कर देंगे, ठीक है, इस मां के अंदर हम लोग प्रत्यारोपित कर देंगे। और जब इस भ्रूण को प्रत्यारोपित इस मां के गर्भ में कर दिया जाएगा, ठीक है, कर दिया जाएगा, तो 9 महीने, जैसे कि सभी बच्चे 9 महीने अपने मां के गर्भ में समय बिताते हैं, तो ये जो भ्रूण है 9 महीने इस मां के गर्भ में अपना वक्त बिताएगा, और 9 महीने के बाद एक बच्चा जन्म लेगा जो पूरी तरीके से क्या होगा, स्वस्थ होगा, क्यों, पूरी तरीके से स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा, क्यों, ठीक है, तो बच्चे का जन्म होगा। अच्छा, क्या सर ये अपने गर्भ में क्या इस बच्चे को रख सकती है? बिल्कुल, इसके गर्भाशय में कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो आपका अंडाणु था, जो इस महिला का अंडाणु था, उसमें गड़बड़ी थी, उसमें खराब माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, जिससे की वजह से इसके अंदर ऊर्जा का उत्पादन सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से निषेचन या तो नहीं हो पाएगा, या निषेचन हो भी जाएगा तो फिर बाद में भ्रूणी विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा, और अगर भ्रूणी विकास हो भी गया तो बच्चा पैदा भी हो गया तो वो भी बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो सारी दिक्कतें किसके साथ थी, खराब माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से थी। तो हमने क्या किया, खराब माइटोकॉन्ड्रिया को इस महिला के माइटोकॉन्ड्रिया से रिप्लेस कर दिया। हमने इसके अंडाणु को लिया और इसके अंडाणु जिसमें कि स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद थे, और इसके उस गुणसूत्रों वाला केंद्रक हमने इसमें प्रतिस्थापित कर दिया, और इसके बाद हमने जो एक अंडाणु बना जिसके अंदर इन दोनों महिला पुरुषों का केंद्रक मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया इस महिला का मौजूद है। इस तरीके के अंडाणु को जब हमने मतलब जब इसका भ्रूणी विकास शुरू हुआ तो ये भ्रूण में बदला, फिर ये भ्रूण जब हमने इसके गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया तो फाइनली 9 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो पूरी तरीके से स्वस्थ होगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गड़बड़ी किसकी वजह से थी, माइटोकॉन्ड्रिया के खराब होने की वजह से, मां के माइटोकॉन्ड्रिया के खराब होने की वजह से गड़बड़ी हो रही थी। बच्चा अस्वस्थ हो सकता था या नहीं पैदा होता तो उसे लीक सिंड्रोम हो जाता, लेकिन क्योंकि अब स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया इसको मिल रहे हैं, इस भ्रूण को मिलेगा, तो फाइनली इसमें जो भ्रूणी विकास होगा वो बिल्कुल स्वस्थ तरीके से होगा, और जो इससे बच्चा पैदा होगा वो पूरी तरीके से स्वस्थ होगा। तो इस तरीके को हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो जो माएं
माइटोकॉन्ड्रिया जिनके अंडाणु सही ढंग से जिनके अंडाणुओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया स्वस्थ नहीं था, ठीक है, और उसकी वजह से वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से की मदद से अब ऐसे भी माएँ अपने बच्चों को जन्म दे सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से कारनामा है। ये ऑलरेडी जो है वो कई जगहों पर ये हो रहा है, इस माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज किया जा रहा है। अब पूरी दुनिया में इसके और भी बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे अनुप्रयोग और बहुत सारा इसका यूज किया जाना है, तो इसी वजह से ये इस हफ्ते चर्चा में रहा। अच्छा, एक बात और भी मैं यहां पे बता दूं, क्योंकि यहां पर ये इन्वॉल्व है, ठीक है, यानी ये महिला इन्वॉल्व है, यानी एक पेरेंट हो गया, दूसरा इसका पति इन्वॉल्व है, जिसका स्पर्म लगा है, शुक्राणु लगा है, तो इसका मतलब ये दूसरा पेरेंट हो गया, और तीसरी ये महिला भी इस बच्चे को पैदा करने में तीसरी महिला का भी योगदान है, क्योंकि इसने अपने माइटोकॉन्ड्रिया को दिया है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी याद रखिएगा जीन मौजूद होते हैं, गुणसूत्र जीन मौजूद होते हैं, तो इस वजह से ये इसने अपने माइटोकॉन्ड्रिया को दिया है, तो इस बच्चे के जन्म में इस महिला के जीन उपयोग में लाए गए हैं, यानी इसके गुणसूत्र उपयोग में लाए गए हैं, यानी इसका अंडाणु जो है वो यूज हुआ है, ठीक है, इसका गुणसूत्र यूज हुआ है, साथ ही साथ पुरुष का भी गुणसूत्र यूज हुआ है, और इसके अलावा इस महिला के माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद भी जीन यानी कि डीएनए, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाए जाते हैं, तो इसके भी डीएनए का उपयोग हुआ है, तो इसका भी डीएनए उपयोग में लाया गया है, इसका भी डीएनए उपयोग में लाया गया है, और इसका भी डीएनए इस बच्चे को पैदा करने में उपयोग में लाया गया है। इसी वजह से ऐसे बच्चे को जो इस प्रक्रिया के द्वारा पैदा होता है उसे बोला जाता है 3 पेरेंट्स बेबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 पेरेंट्स बेबी के नाम से जाना जा रहा है। किस नाम से जाना जा रहा है? 3 पेरेंट्स बेबी के नाम से, यानी 3 अभिभावकों का बच्चा भी ऐसे बच्चों को कहा जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी से बच्चे पैदा होते हैं वो 3 पेरेंट्स बेबी या 3 अभिभावकों के बच्चे भी कहे जाते हैं। तो बात मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो नेक्स्ट न्यूज पर हम लोग चलते हैं। एक चापिया परियोजना नासा की है। ये किसकी परियोजना है? ये नासा की परियोजना है, चापिया परियोजना। चापिया परियोजना का जो फुल फॉर्म है वो है क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग। इसे क्या कहा जा रहा है? क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग, चापिया परियोजना। चापिया परियोजना ये है कि भैया अभी हम मंगल पर मनुष्यों को तो नहीं भेज सकते, क्योंकि मनुष्यों को वहां पे भेजने की कंडीशन अभी बनी नहीं है, और दूसरा हमारे पास अभी वो तरीके, उस डेवलप तरीके नहीं है जिससे कि हम मनुष्यों को वहां पर भेजकर वहां पर रहना, वहां मनुष्य के रहने योग्य जो है वो कैसी कंडीशन होती हैं, कैसे वहां पर रहेंगे, इन सबको हम परख सकें, समझ सकें, इसकी अभी हमारे पास ताकत नहीं है। अभी हम लोग उस पर बहुत काम कर रहे हैं, भेजेंगे, लेकिन अभी वक्त आएगा तब हम मंगल पर भेजकर मनुष्यों को वहां पर हम जांचेंगे, परखेंगे कि क्या मनुष्य वहां पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? मनुष्य को मंगल पर रह सकेंगे क्या? वहां पे वो अपने हिसाब से वहां अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे जैसे पृथ्वी पर कर लेते हैं? क्या वहां पर सब्जियां उगा सकेंगे? क्या वहां की कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल सकेंगे? फिर वहां पर कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का क्या निदान किया जा सकता है, क्या उसका समाधान किया जा सकता है, कैसे उसको समाधान उनका किया जा सकता है, इन सब को समझने के लिए हमने क्या किया है, यानी कि नासा ने क्या किया है, पृथ्वी पर ही मंगल जैसी एक सिचुएशन बनाई है, एक ऐसा लैब बना दी है जहां पर मंगल जैसा ही माहौल मौजूद है। मंगल जैसा वहां पर जो है वो वहां का जो धरातल बनाया गया है उस लैब का, वो बिल्कुल मंगल जैसा है, ठीक है। वहां के हिसाब से जैसे मंगल पर मिट्टी मौजूद है वैसे मंगल वहां की भी मिट्टी मौजूद है। जैसे वहां सुबह शाम होता है वैसे ही यहां पर भी सुबह शाम की वही साइकिल बनाई गई है। और क्या साइकिल बनाई गई है? मंगल के ऊपर वहां पे जैसे बहुत सारी सिचुएशन, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है टेक्नोलॉजी की मदद से, वो भी वहां पर उसी तरीके से उस लैब के अंदर ऑक्सीजन उसी तरह से प्रोड्यूस की जा रही है। सब्जियां वहां ऐसे नहीं उगाई जा सकती जैसे पृथ्वी पर उगाई जा सकती हैं, लेकिन जैसे उगाई जा सकती हैं वैसे ही उस लैब के अंदर उगाने का मतलब पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है। और उसके अंदर क्या किया गया? 4 ऐसी जो साइमुलेशन वाली जगह है, यानी कि ऐसी परीक्षण वाली जो लैब है जो बिल्कुल मंगल की तरह है,
बिल्कुल मंगल जैसी है, मंगल जैसी सिचुएशन वहां पर मौजूद है। ऐसी लैब के अंदर इसी पृथ्वी पर इन 4 वैज्ञानिकों को भेजा गया, इनको वहां पर कुछ महीनों के लिए भेजा गया उस लैब के अंदर, जहां पर ये बिल्कुल मंगल जैसे वातावरण में, मंगल जैसे माहौल में, मंगल ग्रह के जैसे माहौल में रहे, और उन्होंने कई महीने वहां पर बिताए, वहां पे सब्जियां उगाई, वहां पे ऑक्सीजन क्रिएट करी, ठीक है, वहां पर जो है वो वहां के जो है वो गुरुत्वाकर्षण को उसी तरीके से महसूस किया, अपने शरीर पर उनका क्या इसका असर हुआ, उनके मानसिक स्तर पर क्या असर हुआ, इन सब चीजों को समझा, ठीक है, नई नई टेक्निकों का उपयोग करके वहां पर सरवाइव करने की कोशिश करी। तो ये जो मिशन बनाया गया, इसी को बोला गया, या इसी प्रोजेक्ट को कहा गया चापिया परियोजना। तो चापिया परियोजना से पहली बार 4 वैज्ञानिकों को भेजा गया था ऐसे लैब के अंदर, और वो कुछ महीने रहकर, प्रॉपर वहां पे रहकर, पूरी तरीके से वहां पर रहकर, हर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, वहां पे सरवाइव करके वापस उस लैब से बाहर आ गए हैं। तो यही वो 4 वैज्ञानिक हैं जो इन्होंने कई महीने मंगल जैसे वातावरण में बिताकर वापस आए हैं, और इसी को चापिया परियोजना के नाम से जाना जा रहा है। तो इन्होंने वहां पर सब्जियां वगैरह सब उगाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब क्रिएट किया, और वहां से बाहर आ गए। अभी कुछ लोगों को फिर भेजा गया है, ठीक है, कुछ लोगों को फिर भेजा गया, वो कुछ लोग कुछ दिन रहेंगे, फिर वो अपने अनुभव बताएंगे, फिर कुछ लोगों को भेजा जाएगा, फिर वो अपने अनुभव बताएंगे, फिर इन्हीं सारे अनुभवों के जो डेटा होंगे उन्हीं पर काम किया जाएगा, और फिर मंगल पर जब हम लोग ऑलरेडी पृथ्वी पर रहकर मंगल जैसी सिचुएशन में जब रह लेंगे, अपनी यहाँ पर जो जो टेक्निक्स का उपयोग हम करते हैं उसे सब कर लेंगे, जो उसमें कमियां होंगी उनमें सुधार ला लेंगे, तो जब हम मंगल पर जाएंगे तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा। तो नासा की ये चापिया परियोजना मंगल जैसे वातावरण में वैज्ञानिकों को रखने की यह परियोजना है, जहां पर कुछ महीने में कुछ वैज्ञानिक जाते रहते हैं, वहां पे सर्वाइव करते हैं, वापस आते हैं, अपने अनुभवों को बताते हैं, और फिर उन्हीं अनुभवों को नोट कर लिया जाता है, जिसके आधार पर हम फ्यूचर में मानव मंगल मिशन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें थी। तो ये भी काफी इस हफ्ते ये बाहर आया, तो इसलिए काफी चर्चा में थी। तो होप कि आप लोगों ने ये सारी बातों पे मैंने डिस्कस किया इस हफ्ते की टॉप न्यूज पर, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जो आपके यूपीएससी के लिए जरूरी है, उन पर हमने डिस्कशन किया, डिटेल में डिस्कशन करने की मैंने कोशिश करी। होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज है, ये आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और नेक्स्ट वीक हम लोग मिलते हैं नई न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।